Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So as you know guys that nowadays I'm uploading lectures regarding criticism. तो आज का जो टॉपिक है वो है रेमंड विलियम की मॉडर्न ट्रेजेडी। रेमंड विलियम के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उन्हें लिख लीजिए। रेमंड विलियम जो हैं, इनके ये जो बुक है ये एक्चुअली जिस तरह पोइटिक्स थी, एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स थी वो नोट्स की शेप में थी, ठीक है। फिर उनको बाद में कंपाइल किया गया और उनको उन सब नोट्स को बुक की फॉर्म दी गई। इसी तरह अगर हम सिडनी का देखें तो फिलिप सिडनी की जो बुक थी वो एक पर्टिकुलर बुक की फॉर्म में ही थी। और अगर टी.एस. एलियट की बात करें तो उनके जितने भी यानी उन्होंने सेपरेटली एस्से लिखे थे, ठीक है। वो सब जब लिख रहे थे तो ईगोइस्ट जो मैगज़ीन था उसके अंदर वो अपने एसेज जो थे वो पब्लिश करवाते थे और बाद में फिर उनको एक बुक में सारे एसेज को डाल के तो एक फॉर्म क्रिएट की गई उनकी। अगर हम बात करें रेमंड विलियम की, तो इनके जितने भी ये अभी हम ये मॉडर्न ट्रेजेडी में हम लोग पढ़ेंगे वो इनके लेक्चर्स थे बेसिकली, जो इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में और अपने स्टूडेंट्स को जो लेक्चर्स दिए तो उनको एक फॉर्म में लाकर ये इसको एक बुक में कंपाइल किया गया, ठीक है। रेमंड विलियम के बारे में ये चीज़ें आप लिख लीजिए। और इन्होंने मॉडर्न ट्रेजेडी, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो ट्रेजेडी है वो ग्रीक से लेकर आज मॉडर्न तक काफ़ी उसमें चेंजिंग्स आई हैं। ऐसा नहीं है कि यानी चेंजिंग को पता है, लोगों को पता है कि हाँ चेंज आया, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। वो यही कहते हैं कि लोगों का यही मानना है कि जो ट्रेजेडी है उसी तरह चली आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और इन्हीं चीज़ों को रेमंड विलियम अपनी बुक में यानी इस बुक में रख के हमारे सामने पेश करेगा और हमें बताएगा कि नहीं, अगर काफ़ी फ़र्क आया है तो उसमें प्रोटैगनिस्ट भी कहाँ से कहाँ चला गया है और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी हमें चेंज नज़र आएंगे, क्योंकि ग्रीक टाइम जो था, वो जो गोल्डन पीरियड था उसमें जो ट्रेजेडीज़ थी, सोफोक्लिस की जो ट्रेजेडी थी वो सिर्फ उसी तक कन्फाइंड थी। आज मॉडर्न एज में मैं आपको इसकी मिसाल दे देती हूँ कि एडिपस रेक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उसके बारे में ही बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं और हमारे अंदर पिटी और फियर के इमोशंस को डेवलप किया जाता है और पैथेटिक इमोशंस को डेवलप किया जाता है। लेकिन अगर हम आज की मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो सिर्फ मॉडर्न ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम सिर्फ एक प्रोटैगनिस्ट तक ही कन्फाइंड नहीं है, बल्कि उसकी वजह से, उसके डाउनफॉल की वजह से उसकी पूरी फैमिली पर इफ़ेक्ट होता है। उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका पूरा घर, वो सब भी इफ़ेक्ट होते हैं। ना सिर्फ उसकी फैमिली बल्कि सराउंडिंग में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों के लिए। जो यानी किंग और यानी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनकी भी ट्रेजेडीज़ को देखा जाए तो उनसे लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह रेमंड विलियम कहता है कि एक आम इंसान की भी ट्रेजेडी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि कोई बड़े इंसान की या किसी किंग की या प्रिंस की या एरिस्टोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स यानी इस तरह के लोगों की अगर कोई ट्रेजेडी है तो उसमें अगर आपको पिटी और फियर के इमोशंस क्रिएट होते हैं तो सेम इमोशंस आपको एक नॉर्मल लाइफ में भी फील होने चाहिए। तो रेमंड विलियम के बारे में पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, थिंकर एंड कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो यानी कल्चर के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में भी इनका सोचना है। और थिंकर अबाउट लिटरेचर एंड ड्रामा। सोशलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। तो क्योंकि ये सोशलिस्ट थे इसीलिए इन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया इक्वलिटी का, कि चाहे कोई इंसान बहुत अमीर हो या किसी बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, दोनों की जो लाइफ है
वो एक ही है, वो दोनों सांसें ले रहे हैं ना, उन्होंने भी ज़िंदगी और मौत का मज़ा चखना है। तो सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम सबको फ़र्क पड़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक अमीर इंसान की ट्रेजेडी से आपको फ़र्क पड़ेगा और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रेमन विलियम की बियोग्राफ़ी देख लेते हैं। रेमन विलियम की जो लाइफ टाइम है उनका, वह है अगस्त 31, 1921 से जनवरी 26, 1988, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और विलियम अटेंडेड किंग हेनरी एट ग्रामर स्कूल इन Abergavenny. At this time he was a supporter of a League of Nations. ठीक है, इन्होंने अपना जो स्कूलिंग थी वो किंग हेनरी एट के ग्रामर स्कूल से की थी। और आफ्टर स्कूलिंग ही ज्वाइंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज वेयर ही ज्वाइंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जब कॉलेज लाइफ में थे तो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था ग्रेट ब्रिटेन की। विलियम्स इंटरप्टेड हिज एजुकेशन टू सर्व इन वर्ल्ड वॉर टू जो थी उसको इन्होंने उसमें सर्व करने के लिए इन्होंने अपनी एजुकेशन को इंटरप्ट किया था, यानी इनको कुछ टाइम अपनी एजुकेशन को छोड़ना पड़ा था, इंटरप्ट किया था उन्होंने। He was a Welsh academic, novelist, critic, founders of movement cultural materialism। तो यानी ये नॉवलिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे और कल्चरल मूवमेंट के फाउंडर भी थे और वेलिश एकेडमिक भी थे। और हिज राइटिंग्स ऑन पॉलिटिक्स, कल्चर, द मास मीडिया एंड लिटरेचर आर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस। और इनकी जो मीडिया से, लिटरेचर से, कल्चर से, पॉलिटिक्स से जितनी भी कंट्रीब्यूशंस रही हैं वो बहुत नुमायाँ रही हैं। तो इनकी जो बुक है ये मॉडर्न ट्रेजेडी, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। मॉडर्न ट्रेजेडी फर्स्ट पब्लिश इन 1966 में ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी। मोस्टली यानी ये ट्रेजेडी के बारे में है बुक, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्लियर करना है, क्योंकि वो एक्टिविस्ट थे और सोशलिस्ट थे। तो वो इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ क्योंकि ग्रीक में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कि जो ट्रेजेडी है वो सिर्फ किंग की ही होनी चाहिए, या यानी किंग से रिलेटेड कुछ ऐसे पर्सन जो कि नुमायाँ अहमियत रखते हैं उनकी होनी चाहिए। और अगर आप किसी नॉर्मल इंसान की ट्रेजेडी दिखाओगे तो वो इतना कैप्टिवेट नहीं करेगी लोगों को जितना कि एक अमीर इंसान और एक किंग की ट्रेजेडी करेगी। तो इसको उन्होंने रद्द किया। उन्होंने रेमन विलियम ने कहा नहीं, एक आम इंसान की ट्रेजेडी भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि एक बड़े इंसान की या बहुत किसी ओहदे पे फायज इंसान की। In this book, William sees tragedy both in terms of literary traditions and in relation to the tragedies of modern society, of revolution and disorder, and of individual experience। तो जो रेमन विलियम हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी है उसमें लिटरेरी ट्रेडिशंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यानी एक अपनी ट्रेजेडी अपने तरफ से इंडिविजुअली लिखना शुरू कर दें। नहीं, आपको ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि क्योंकि वक्त बदलता जा रहा है तो आपको वक्त के साथ साथ जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो नेचर है वो भी बदलती जा रही है। लोगों का रहना सहना तब कुछ और था, अब कुछ और है। जिस तरह एडिपस रेक्स में जो एडिपस था ना सिर्फ वो किंग था बल्कि उनके लिए वो एक पेशवा भी था, एक पैगंबर के तौर पे आया था, क्योंकि उसने उनको निजात दिलाई थी सिफिनिक्स से। ठीक है, तो वो उनके लिए एक वो उससे मदद मांगने आते हैं, वो उसको अपना प्रॉफिट समझते हैं। ठीक है, तो आज की नॉर्मल लाइफ में जब हम देखते हैं तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम प्रोटैगनिस्ट एंड टुडेज़ प्रोटैगनिस्ट। तो आज आम इंसान भी उतनी अहमियत रखता है जितनी एक कोई बहुत बड़ा इंसान जिसे आप कह लें कि बहुत वेल्थी है या किसी ओहदे पर फाइज है या एरिस्टोक्रेट है। तो ये इनका जो मेन पॉइंट है वो ये है।
अब देख लेते हैं द रिलेशनशिप ऑफ ट्रेडिशन टू ट्रेजिडी। अब यानी जिस तरह टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशंस पे बात की, इसी तरह विलियम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं इट्स अ क्वेश्चन रादर ऑफ रियलाइजिंग दैट अ ट्रेडिशन इज़ नॉट द पास्ट। वो कि यानी एक सवाल है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिशन क्या सिर्फ पास्ट तक ही होनी चाहिए। ट्रेडिशन इज़ नॉट द पास्ट, सिर्फ पास्ट ही नहीं है बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, बल्कि पास्ट की तशरीह है। अ सिलेक्शन एंड एवेल्यूएशन ऑफ एंसेस्टर्स rather than a natural record, and the present serves as a link between the traditional and the modern। कि जो भी आप इवेल्यूएट करो, आपको एक कंपैरिजन रखना है, आपको दोनों को लिंक करना है, यानी ट्रेडिशंस के दरमियान और मॉडर्निज़म के दरमियान या मॉडर्न एरा के दरमियान आपको एक लिंक बनाना है, जिससे आपको दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ यूनिक ग्रीक कल्चर चेंज, जब ग्रीक कल्चर चेंज हुआ था, जिस तरह ग्रीक से लेकर आज तक कितनी चीज़ें बदली हैं, कितनी ज़्यादा यानी चेंजिंग आई है, तो वो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेजिडी वैसे की वैसे ही चल रही है। इसी तरह ट्रेजिडी में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई हैं, लेकिन उनको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा रहा। उनको कहा जा रहा है कि हाँ चेंजिंग आई है, लेकिन उनको माना नहीं जा रहा है। कहते हैं कि पैटर्न एक ही है, नहीं, पैटर्न में भी काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। ये रेमन विलियम का कहना है। द कोरस विच वॉज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ ड्रामेटिक फॉर्म was discarded and the unique meaning of tragedy was lost। अब यानी इसकी मिसाल भी वो साथ दे रहे हैं कि जो कोरस था, यानी जो एक ऐसा ग्रुप था जो कि गा गा के आपको बताता था आने वाले लम्हात के बारे में और आपको प्रेडिक्शन दी जाती थी, तो वो जो कोरस था वो आज डिस्कार्डेड कर दिया गया है, यानी ड्रामेटिक फॉर्म में से उसको निकाल दिया गया, जबकि वो सबसे ज़्यादा अहम होता था, उसको ड्रामा में सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता था कोरस को। तो वो भी तो आज हमें कहीं नज़र नहीं आता कि जी कुछ एक ग्रुप है जो कभी लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है या राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है, और वो हमें यानी आने वाले लम्हात के बारे में प्रेडिक्शन देता है। तो ये चीज़ें जो हैं इसी तरह वो साथ साथ आपको मिसालें देता है। जो हमारा मेन आज का क्वेश्चन है वो ये आपको बताना है कि कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ क्या हैं ट्रेजिडी के, ठीक है। उसमें ट्रेजिडी के जो मेन उसका मकसद है रेमन विलियम का, वो क्या है। तो ट्रेजिडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़, रेमन विलियम हैज़ डिस्कस्ड द 4 थिंग्स इन रिलेशन टू दी कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। तो उसने कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न के, उसने मॉडर्न आइडियाज़ में क्या यानी 4 चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले है ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, सेकंड पे आ जाएगा द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, थर्ड पे आ जाएगा द इररिपेरेबल permanent action and its connections with death, फोर्थ पे आ जाएगा the emphasis of evil। तो अब हम देख लेते हैं इनको वन बाय वन। एक्सीडेंट और ऑर्डर। एक्सीडेंट में क्या आता है, इट इज़ जनरली सेड दैट एवरीडे ट्रेजिडीज हैव नॉट एनी सिग्निफिकेंट, बट विलियम्स डज नॉट एग्री टू दिस व्यू। अब ये मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि सिर्फ जो किंग और क्वींस की जो होती थी ट्रेजिडी और प्रिंस की जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे उनकी जो ट्रेजिडीज़ होती थी बस उन्हीं को अहमियत दी जाती थी कि भाई, और एरिस्टोटल का ये कहना था कि आम इंसान की जो ट्रेजिडी है वो पिटी और फियर के इमोशंस को आपके अंदर नहीं उभार सकेगी, जबकि विलियम का कहना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीडे ट्रेजिडीज़ भी उतनी ही सिग्निफिकेंट है जितनी कि ग्रीक कल्चर में दिखाई जाती थी। इन द केस ऑफ द ऑर्डिनरी डेथ एंड सफरिंग व्हेन वी सी मॉर्निंग वी हैव एंटर्ड ट्रेजिडी, बट अ बर्न फैमिली और अ माइनिंग डिजास्टर विच लीव्स पीपल विदाउट फीलिंग आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो हमारी एवरीडे लाइफ में डेथ और सफरिंग है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि यानी बड़े लोगों की ट्रेजिडीज़ थी। इसी तरह जब कोई फैमिली बर्न हो जाती है या कुछ ऐसा माइनिंग डिज़ास्टर होता है जिसमें यानी कुछ भी इस तरह एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनसे भी उतनी ही तकलीफ़ होती है, मुआशरा उनसे भी ये बात सच है कि हम लोग जल्दी भुला देते हैं उन चीज़ों को, लेकिन कुछ देर के लिए तो इफ़ेक्ट करती हैं ना हमें ये सारी चीज़ें।
तो इससे ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि हम लोगों पे बिल्कुल ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, नहीं पड़ता तो है, चाहे थोड़ी देर के लिए पड़े या 2-3 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए पड़े, लेकिन उसका इफ़ेक्ट होता है। द इवेंट्स नॉट सीन एज ट्रैजिक आर डीप इन द पैटर्न ऑफ आवर ओन कल्चर। अगर हम लोगों को उसको हमें इतना इफ़ेक्ट नहीं हम लोग हो पा रहे या क्या है, तो वो हमारा कल्चर ऐसा है कि उसने हम लोगों को उस पे ज़्यादा सोचने पे मजबूर नहीं किया, या हम लोग 2 दिन तो दुख मनाते हैं, फिर तीसरे दिन हम लोग खुद ही अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हैं। ऑर्डर में देखिए, रैंक वॉज द डिवाइडिंग लाइन बिकॉज द डेथ ऑफ सम पीपल्स मैटर्ड मोर देन अदर्स बट आर मिडिल क्लास कल्चर रिजेक्ट दिस। अब वो कहते हैं कि जो डिवाइडिंग लाइन है कि जो कुछ लोगों की जो डेथ है मैटर करती है मोर देन अदर, यानी अब जो बहुत ज़्यादा बेचारे गरीब हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है कि वो किस हालत में है इस टाइम और उसको किन बीमारियों को फेस करना पड़ रहा है, या पॉवर्टी और डिज़ीज़ का कि हम लोगों को पता ही नहीं होता। तो लेकिन जो उससे थोड़े बेहतर हमारे इर्द गिर्द में अगर कोई ट्रेजेडी हो तो उसका हम लोगों को बड़ा पता लग रहा होता है। बट आर मिडिल क्लास कल्चर रिजेक्ट दिस, लेकिन हम लोगों का जो मिडिल क्लास जो कल्चर है वो इसको रद्द कर देता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को बस अपने तक ही कन्फाइन कर लिया हुआ है। और इसीलिए तो ये रेमन विलियम कहता है कि आम इंसान की भी ट्रेजेडी भी उतनी ही है, वो भी सांस लेता है आप लोगों की तरह। अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें कोई ट्रेजेडी तो हमें बहुत ज़्यादा फील होगी, लेकिन अगर हम लोग दूसरों गरीबों को देखें तो उनके साथ भी तो वही सेम मसले हैं ना। तो अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो तब भी हमें उतना ही दुख और तकलीफ़ होनी चाहिए जितनी कि अपनी सराउंडिंग के लिए होती है। Order in tragedy is the result of the action, and we should see this variation as an indication of the major cultural importance of tragedy as form of art. यही वो बात कि यानी आपको इसी तरह उसको देखना चाहिए, उसकी वेरिएशन ऐसे ही करनी चाहिए जिस तरह के तमाम ऑर्डर्स में हो रही है। और इसी तरह जो ट्रेजेडी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ आर्ट, वो क्रिएट होता है। बी पे देख लें हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। अब यानी हीरो में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई हैं। पहले हीरो कैसा था, आज हीरो कैसा है, आज प्रोटैगनिस्ट कैसा है, क्योंकि आज मॉडर्न ट्रेजेडी है। एक आम इंसान की ट्रेजेडी भी आपको दिखाई जाए तो आपको उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी कि एक बड़े इंसान की दिखाई जाए। या बड़े इंसान मीन्स के वो किसी ओहदे पर फाइज हो या बहुत बड़ा मर्तबा हो उसका एंड ऑल दैट। The most common interpretation of tragedy is that it is an action in which the hero is destroyed, कि कोई ऐसा एक्शन जिसमें हीरो की तबाही दिखाना बहुत ज़रूरी था और फिर उसको एंड पे उसको मार देना। और इसकी मिसाल देखें कि एडिपस रेक्स में उसको दिखाया गया कि पहले उस बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट की गई, उसने अपनी आंखें फोड़ ली, फिर एंड पे अंधा हो गया और फिर उसको एग्ज़ाइल कर दिया गया, ये सब चीज़ें। और अगर हम लोग गैलीलियो गैलीलाई पढ़ते हैं तो फिर हम उसमें देखते हैं कि उसने नील डाउन कर दिया, जबकि एडिपस रेक्स ने नहीं किया, उसने मान लिया और यानी उसने अपने हाथों से ही अपनी आइज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन गैलीलियो गैलीलाई भी तो ट्रेजेडी है, उसमें आकर देखें तो वो हार मान जाता है। क्योंकि उसमें देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोटैगनिस्ट। एक जो है हार नहीं मानता, वो कहता है कि हाँ मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और एक जो है वो कहता है नहीं मैं सज़ा नहीं लूँगा, हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह जो हीरोज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई हैं, जो कि रेमन विलियम आपको अपने एग्जांपल्स के साथ वन बाय वन आपके सामने रखेगा। इन मोस्ट ट्रेजेडीज द स्टोरी डज नॉट एंड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, इट फॉलोज ऑन। इसी तरह कुछ ट्रेजेडीज़ हैं जिसमें हीरो को मारा नहीं जाता, और लेकिन पहले मोस्टली ऐसा ही होता था कि जो हीरो था एंड पे उसका मरना लाजमी होता था। जब तक वो मरता नहीं था तब तक आपकी ट्रेजेडी जो थी वो पूरी नहीं होती थी। तो इसी तरह मॉडर्न ट्रेजेडी इज़ नॉट व्हाट हैपन टू द हीरो बट व्हाट हैपन थ्रू हिम। अब जो मॉडर्न ट्रेजेडी है उसमें ये डिफरेंस है कि सिर्फ हीरो का मरना ही काफ़ी नहीं है, यानी हीरो अगर मर भी जाता है तो उसके मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी के सीन क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं कि अगर वो मर गया तो उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा।
तो ये जो सारी टेंशन क्रिएट होती है वो भी ट्रेजेडी का हिस्सा है। सिर्फ ट्रेजेडी प्रोटैगनिस्ट तक ही कन्फाइंड नहीं है, बल्कि बाद में उसकी फैमिली के आगे भी वो सारे ट्रैजिक मोमेंट्स चलेंगे। When we concentrate on the hero, we are limiting our attentions to the individual. अगर हम सिर्फ हीरो तक ही अपनी रखते हैं अटेंशन, सिर्फ उसी तक ही कन्फाइन रखते हैं, तो वो इंडिविजुअली हम लोग उसे यानी देख रहे हैं। अगर हम लोग उसके इर्द गिर्द भी देखते हैं कि यार सिर्फ हीरो ही नहीं, अगर हीरो की सफरिंग या ट्रेजेडी दिखाई जा रही है तो सिर्फ वो उस अकेले की ही नहीं है, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी है, बल्कि सोसाइटी की भी है। लोग जब उसको तकलीफ़ में देखेंगे तो उनको भी टेंशन होगी, उनको भी तकलीफ़ होगी, और उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। ये सब ट्रैजिक यानी ट्रेजेडी को इन्हांस करते हैं। The irreparable action and its connections with death, ये इसका थर्ड पॉइंट है। The tragic experience lies in the fact that life does not come back. अब वो यानी ट्रैजिक एक्सपीरियंस इस तरह पेश किया जाता है कि ज़िंदगी ने वापस नहीं लौटना। ज़िंदगी अगर एक दफ़ा चली गई तो चली गई। डेथ गिव्स इम्पॉर्टेंस एंड मीनिंग टू लाइफ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मरना है किसी हीरो का, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि अगर वो मरेगा नहीं तो ट्रेजेडी कंप्लीट नहीं होगी। डेथ गिव्स इम्पॉर्टेंस एंड मीनिंग टू लाइफ। अब यानी जो जिस तरह ट्रेजेडीज़ में दिखाया जाता था कि हीरो मर जाता था, तो उसके मरने पर उस यानी तब खुशी होती थी कि हाँ ये बेचारा मर गया, इसको अगर ना मरता तो फिर कुछ मज़ा ना आता ट्रेजेडी का। तो जो असल में ज़िंदगी वही पा जाता था जो मर जाता था। जैसे सोक्रेटिस ने अपने हाथों से हेमलॉक पिया था, तो उसने ये कहा था कि मैं ये ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मुझे असल ज़िंदगी मिले। उसने कहा था कि मुझे इस ज़िंदगी को नहीं जीना, बल्कि उस ज़िंदगी को जीना है जो इसके बाद शुरू होगी। जैसे कि उसकी रिस्पेक्ट कितनी आज तक सोक्रेटिस का नाम है और उसे याद किया जाता है। तो वो उसके जब स्टूडेंट्स ने कहा कि आपको हम बचा लेते हैं, तो उसने कहा नहीं, मैं अगर इसी तरह छुप के अपनी इस जगह से निकल जाऊंगा तो मैं किसी दूसरी जगह पे जाके कैसे सच का साथ दूंगा, जबकि मैं यहाँ से अपने आप को छुपा के निकलूँगा तो मैं किस मुंह से सच जाके लोगों को बताऊंगा, और किस तरह मैं उनको दावत दूंगा, किस तरह उनको नॉलेज दूंगा। तो ये सारी चीज़ें कि यानी इसी तरह मैंने भी आपको मिसाल दी थी गैलीलियो गैलीलाई की, कि उसने डेथ को नहीं कबूल किया। उसने कहा नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ जो भी मैंने बोला झूठ है, और वो मेरी सारी रिसर्च जो मैंने की है वो झूठी है। तो इसी तरह डेथ गिव्स इम्पॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, के मरना जो था उसको ही समझा जाता था कि वो यानी वो उसकी ज़िंदगी अमर हो गई, आम अल्फाज में बोलूँ तो। The death of an individual brings along the whole community in the form of rituals and condolence. So tragedy is social and collective and not individual and personal. तो इसी तरह वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो सिर्फ पर्सनल नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोटैगनिस्ट तक या एक ही जो हमारा मेन कैरेक्टर उस तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि वो ट्रेजेडी सोसाइटी की भी है, सोशल भी है, और कम्युनिटी पर भी उसका असर पड़ता है। इसी तरह जिस तरह उसके मरने के बाद जब वो हम लोग इकट्ठे होते हैं और इसी तरह जो रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें उस चीज़ को यानी प्रमोट किया जाता है, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है कि यानी उसका जो असर है वो सोसाइटी पर पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ वो मरा तो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो दुख और लोगों के अंदर वो टेंशन क्रिएट होती है वो सब इसके साथ ही जुड़ी है। डेथ इज़ यूनिवर्सल, सो अ मैन टाइड टू इट क्विकली क्लेम्स यूनिवर्सिटी। तो जो डेथ है वो यूनिवर्सल है। देखें, एक आम इंसान की भी मौत है और एक बहुत अमीर और बहुत पहुँचे हुए इंसान की भी मौत है। तो डेथ को तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना, वो तो सबकी है ही है, आनी ही आनी है। तो चाहे वो सफरिंग से आई है, चाहे वो कुछ बहुत अच्छी लाइफ आप गुजारे, उसमें भी आपको मरना तो है ही। तो फोर्थ पे आ जाएगा द एम्फसाइज ऑफ इविल। ठीक है, इसमें जो है पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। मैन लाइज अलोन इन एन इंटरप्रिटेशन एंड नॉट अ फैक्ट, बिकॉज व्हेन ही डाइज
ही अफेक्ट्स अदर्स। इसी तरह के अभी यही बात जिस तरह देखिए ना मॉडिफाई हो के बातें आपके सामने आती हैं कि जो एक इंसान है वो उसका मरना सिर्फ अकेला ही नहीं है, बल्कि उसके मरने से उसकी फैमिली पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब एक ही जिस तरह वो रोज़ी कमाने वाला इंसान था, अगर वो मर जाता है तो उसके बच्चे और बीवी कहाँ से रोटी खाएंगे, तो उसके बाद क्या उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा और किस तरह वो सारा कुछ मैनेज हो पाएगा जो कि सिर्फ उस इंसान की वजह से हो पा रहा था। सेकंड पे ट्रेजेडी ड्रामेटाइजेज इवल इन मैनी पर्टिकुलर फॉर्म्स। इसी तरह जो ट्रेजेडी है वो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में क्रिएट की जाती है, नॉट ओनली क्रिश्चियन इवल बट ऑल्सो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। इसी तरह जिस तरह सोसाइटी पर भी, कल्चरल भी, पॉलिटिकल वे में भी आप देख लें कि जिस तरह आजकल न्यूज़ में हम लोगों को बताया जाता है थ्रू मीडिया, आपको किस तरह बढ़ा चढ़ा के बात को बयान किया जाता है, तो इसी तरह हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है, सिर्फ एक ही इंसान इफ़ेक्ट नहीं होता। Good and evil are not absolute. We are good or bad in particular ways and in particular situations. अब वो कह रहा है कि sorry guys, good and evil. तो जो ब्लेंड है ना लाइफ वाइस एंड वर्च्यू का, गुड और बैड का, गुड और इविल का, तो कभी अच्छाई और कभी बुराई, दोनों चीज़ों को जब आप साथ लेके चलेंगे तो ही एक पर्टिकुलर फॉर्म बन पाएगी। सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो तो वो आप नहीं दिखा सकते ट्रेजेडी, अगर सिर्फ बुरा ही बुरा हो, विलन फॉर्म में हो तो वो भी नहीं सही लगेगा। तो डिफाइंड बाय प्रेशर वी एट वन रिसीव्ड एंड कैन ऑल्टर एंड कैन क्रिएट अगेन। आप उसको इस तरह फॉर्म में लेकर आओगे कि कभी गुड कभी बैड, कभी गुड कभी बैड, इस तरह, यानी फिर पोएटिक जस्टिस हो पाएगा ना, और अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू पेश किए कि किस तरह ट्रेजेडीज़ को मॉडिफाई कर कर के यहाँ तक लाया गया, लेकिन उसको कोई मानने पर तैयार नहीं है। कहते हैं कि एक ही तरीके से ट्रेजेडी को लिखा जा रहा है, जबकि ट्रेजेडी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। ग्रीक गोल्डन एज से लेकर अगर हम मॉडर्न एज तक आएँ तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ एजेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सारा उसको थॉरली डिस्कस करेंगे, और जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने यानी लिखा है, ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, उनको साथ साथ इवेल्युएट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड्स in order to get more videos. Thank you, take care, and Allah Hafiz.